बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। आज का ये लेक्चर बेसिकली हमारे पास जो यूनिट 7 की लेक्चर सीरीज़ थी हमारे पास, उसमें से रह गया था एक लेक्चर। दैट वाज द लास्ट लेक्चर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली डेमो दिखाना चाहूँगा। ज़रा इस चीज़ को देखिए। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक डेमो देना चाहूँगा। देखिए, मेरे हाथ में ये एक रबड़ बैंड है। इसका ये वाला एंड जो है मैं यहाँ पे फिक्स करके पकड़ लेता हूँ, और ये वाला जो एंड है इसको मैं अगर इस एंड पे से पकड़ के इस जानिब फोर्स लगाऊं अपनी राइट साइड पे, तो देखें ये रबड़ बैंड में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि रबड़ बैंड इलास्टिक है तो ये एक इलास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिक बॉडी के इस एंड पे मैंने फोर्स लगा के जब इसको डिस्प्लेसमेंट किया तो इसकी वजह से इसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, एक तरह की डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई। देखें जी, यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है इस एंड पे और इसको किया है डिस्प्लेस। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके नतीजे में वो डिस्प्लेस हो, तो हम कहते हैं हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म किया है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क डन उसमें एज इट्स एनर्जी अपीयर होता है। चूँकि ये रबड़ बैंड आपके पास एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे हमने जो फोर्स लगा के स्ट्रेन प्रोड्यूस किया या एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके एक एंड को फिक्स रखते हुए और दूसरे एंड पे फोर्स लगा के स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हुए, तो इस वर्क की वजह से इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी स्पेशली किसमें, इलास्टिक बॉडी में, जिस क्योंकि ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। तो हमने इस इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया, उसके नतीजे में जो वर्क हुआ, तो इस वर्क के नतीजे में इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई बिलीव कि आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ग्रैब हो गया होगा। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन जो है वो डेमो से मुकम्मल तौर पर क्लियर होगी। नाउ वी वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर वन, हमें अगर हम किसी भी वायर के लिए उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हमें उस वायर का मॉडुलस चाहिए, और नंबर दो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें ये चाहिए कि हम वर्क डन कितना परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको डेमो में बताया ना कि हम उस इलास्टिक मटेरियल के ऊपर जितना वर्क करते हैं बेसिकली वही उसमें स्टोर होती है एज इट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, मॉडुलस ऑफ वायर एंड वर्क डन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पॉइंट कि हम मॉडुलस ऑफ वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, इसमें ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है ना, मैं बजाय इसके कि यहाँ से जस्ट आपको रीड करके बता दूँ, मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि इसको आपको समझाता हूँ कि इसमें मैंने क्या चीज़ लिखी है। अब ज़रा इस चीज़ पे गौर करें, यहाँ पे आ जाएं। देखें, हमारे पास किसी भी वायर का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम वो वायर लेंगे जिसका मॉडुलस हमने फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ये आप वायर देख पा रहे हैं जी, ये मैंने वायर ले ली। तो पहला काम आपने क्या किया, जिस भी वायर का आप इलास्टिक मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं उसको लें। दूसरा काम क्या करें कि आपने एक वर्नियर कैलिपर की मदद से उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर देनी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड आउट कर लेना है। दूसरा पॉइंट ज़हन में रख लिया। पहला काम क्या किया, हमने वायर ली। दूसरा काम हमने क्या किया कि वर्नियर कैलिपर की मदद से उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर ली और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। नंबर 3 काम क्या करना है, नंबर 3 हमने ये काम करना है कि इस वायर के साथ एक वर्नियर स्केल को अटैच कर देना है। ये बात भी क्लियर हो गई। नंबर 4 हमने ये करना है कि अब हमने इस वायर को, ये जो मेटेलिक वायर है, इसको हमने ये ऊपर एक सपोर्ट की मदद से ऐसे नीचे लटका देना है, हैंग कर लेना है। और इस वायर के एंड पे एक हमारे पास हुक लगी होगी जिसमें हम ये डिफरेंट मैसेज, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, 1 2
3, 4 और 5 इस तरह से डिफरेंट मैसेज हम जो है वो हैंग कर सकें, यानी एज ए वेरिएबल लोड। इसमें ये साइड पे एक वायर आपको नज़र आ रही है, इसको हम रेफरेंस वायर कहते हैं। इस रेफरेंस वायर का और कोई फंक्शन नहीं होता, जस्ट ये इस वर्नियर स्केल से जो हम इस लेंथ, इस वायर में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन है उसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। इसमें बाकी इसका कुछ फंक्शन नहीं है। होप सो कि ये 3-4 पॉइंट्स आपको माइंड में होंगे। अब इन्हीं पॉइंट्स को देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैसे कि सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक मेटेलिक वायर है, इसमें हमने स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है, यानी इसमें हमने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है। कैसे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है जी। का काम हमने क्या करना है, हमने इसकी लेंथ मेजर कर ली, वही जो बात मैंने आपको बताई थी। नंबर 2 हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। इन नंबर 3 हमने क्या किया कि इसके साथ एक वर्नियर स्केल को अटैच कर लिया। सेकेंड काम हमने ये किया कि इसी के साथ एक रेफरेंस फाइल ले ली, और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज़ जस्ट फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंशन। नाउ हमने क्या किया कि उसके बाद हमने इस मेटेलिक वायर के साथ जो है वो इसके हैंगर में हमने जो है वो डिफरेंट मैसेज यानी लोड्स हमने उस हैंगर में अटैच किए, जिसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, यानी इसकी लेंथ में चेंज आई। अब ये जो चेंज इन लेंथ है इसको हम किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं? इस वायर के साथ जो हमने हैंग किया था वर्नियर स्केल, जो कि डिजिट्स की फॉर्म में आपको इस वायर में प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सटेंशन है या इसकी लेंथ में चेंज जो भी आ रही है उसको डिजिट्स की फॉर्म में आपको बताता रहेगा। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई देखें। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूँकि ये सारी चीज़ें किस लिए की, हमने वायर का जो है वो मॉडुलस फाइंड आउट करना था ना। मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कहाँ से आएगी? पहली बात, फोर्स कहाँ से आ रही है जनाब? ये जो हम इस वायर के साथ ये लोड अटैच करते जा रहे हैं, फ़र्ज़ कर ले मैंने पहला लोड या पहला मैस हैंग कर लिया, वो था 20 ग्राम का। तो अब मैस मेरे पास है, उसको मैं जी से मल्टीप्लाई कर लूँगा, वो मेरे पास वेट की फोर्स यानी लोड आ जाएगी, यानी वो मेरे पास इस पर कितना वेट फोर्स एक्ट कर रहा है इस वायर के ऊपर वो मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से जब मैंने 20 ग्राम का सेकंड मैस भी कर लिया तो अब टोटल मैस मेरे पास 40 हो गया। 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो W इज़ इक्वल्स टू mg विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स। तो यहाँ से यूँ आप फोर्स कैलकुलेट करते जाएंगे। अपने फोर्स भी कैलकुलेट कर ली, स्टार्ट में हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया था। चेंज इन लेंथ आपको जो है वो ये वर्नियर स्केल प्रोवाइड करता रहेगा, और ओरिजिनल लेंथ भी हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी। तो ऊपर आपके पास क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि स्ट्रेस। नीचे आपके पास क्या आ गया? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ यानी कि स्ट्रेन। इसी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया? इसका यंग्स मॉडुलस, या इसको हम सिंप्लीफाई करके यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। दिस इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। तो पहला काम हमने क्या कहा था कि हम अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो हमें पहली चीज़ या एक ज़रूरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो क्या है? इलास्टिक मॉडुलस। वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ सेकेंड चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है वर्क डन। वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक मैथमेटिकल तरीका भी हम अपना सकते हैं, और दूसरा हम ग्राफ की मदद से भी ये वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिकल तरीका क्या है। देखें बच्चों, बहुत आसान सी बात है। चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड एनर्जी में ये बात हम लोग डिटेल से पढ़कर आते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स वेरिएबल फोर्स हो, यानी वो फ़ौरन से उसके ऊपर सारी की सारी फोर्स अप्लाई ना कर हो रही हो, बल्कि वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेजुअली एक्ट कर रही हो, तो हम तब एवरेज फोर्स लेते हैं। अब ज़रा यहाँ पे सिनेरियो देखें। अगर मैं इस मेटेलिक वायर के साथ, आपका सारा फोकस इस मेटेलिक वायर के ऊपर होना चाहिए। ये रेफरेंस वायर जस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, अगर आप इसको इग्नोर भी कर लेते हैं तो ये कोई मैटर नहीं करता। सो इस मेटेलिक वायर के साथ जब मैंने इसके हैंगर के साथ कोई भी मैस अटैच नहीं किया, तो इस हैंगर पे कितनी, इस मेटेलिक वायर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? आप कहेंगे ऑब्वियसली सर, चूँकि कोई मैस अटैच नहीं है तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स ज़ीरो है। क्योंकि कोई मैस अटैच नहीं है तो वर्नियर स्केल कितनी रीडिंग शो कर रहा होगा? ज़ीरो एक्सटेंशन। इसमें जब पहला मैस अटैच करूँगा तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी,
दूसरा मैस अटैच करूँगा तो थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगेगी। यूँ तीसरा, चौथा और पांचवा मैस, जितना मैसेज में ग्रेजुअली इसमें ऐड करता जा रहा हूँ, लोड करता जा रहा हूँ, इतनी इसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स भी जो है वो ज़ीरो से बढ़ती हुई थोड़ी सी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा होते हुए मैक्सिमम हो रही है। तो फोर्स हमारे पास किन दो पॉइंट्स के दरमियान वेरी हुई, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर मैक्सिमम तक की। अब जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो ज़ीरो से बढ़ती हुई लेटर से इन 5 मैसेज के हैंग करने की वजह से कितनी हो गई, मैक्सिमम लेटर से एफ़ हो गई। तो हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ कितनी वैल्यूज़ हमारे पास इनिशियली ज़ीरो थी, बढ़ते हुए एफ़ तक चली गई। तो दो वैल्यूज़ हैं, इन दो वैल्यूज़ का हम ले लेते हैं एवरेज, 0 + एफ़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ इन 2, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 एफ़। अब वर्क का फार्मूला क्या होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वर्क का फार्मूला होता है कितनी आपने फोर्स लगाई और इनिशियली जो मैंने आपको डेमो दिया था उसमें कितनी रबड़ में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे रबड़ नहीं है, फोर्स लगने की वजह से वायर में कितनी एक्सटेंशन आ रही है, जिसको आप वर्नियर स्केल की मदद से रीड कर सकते हैं। तो कितनी आपने फोर्स लगाई, यहाँ से लेटेस्ट से आपने 20 ग्राम के 5 मैस देखें, 1 2 3 4 और 5 मैस आपने हैंग कर लिए। तो 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करके 9.8 से, वहाँ से मेरे पास आ जाएगी फोर्स कितनी लग रही है, तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगी एवरेज फोर्स, और एक्सटेंशन कितनी आ रही है ये मेरे पास वर्नियर स्केल मुझे दे देगा। तो देखें जी, एवरेज फोर्स 1/2 एफ़ और एक्सटेंशन आ गई एक्स, तो वर्क डन मेरे पास आ गया 1/2 एफ़ इंटू एक्स। तो एक तो तरीका मैंने मैथमेटिकली इस्तेमाल करते हुए वो कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ की मदद से। जनाब, यहाँ पे जो आप फोर्स यानी लोड अटैच करते जा रहे हैं, यानी जो इसके ऊपर फोर्स लगती जा रही है उसको आप रख लें एक्स एक्सिस के ऊपर उन वैल्यूज़ को, और उसके नतीजे में जो एक्सटेंशन यहाँ वर्नियर स्केल से आप मेजर करते जा रहे हैं उसको वाई एक्सिस पे रखते हुए आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, वो इक्वल होता है एरिया अंडर द कर्व के। अब यहाँ पे अगर आप इस कर्व के अंडर एरिया देखें तो वो एक ट्राइंगल बन रही है। हमारे पास ट्राइंगल का एरिया यानी वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, विच इज़ बेसिकली अ ट्राइंगल AOF। ठीक है जी। अब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड। अगर आप बेस देखें तो f-0 आपके पास बेस आ जाएगी f, और एक्सटेंशन x-0 यानी आल्टीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा x, तो w = 1/2 fx। तो देखें इक्वेशन 1 और 1 स्टार ये दोनों आपके पास सेम एक्सप्रेशंस हैं, जो कि इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि वर्क चाहे आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लें, वर्क आपके पास सेम ही आएगा। हमारे पास अब दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई कि हमने मॉडुलस ऑफ वायर भी फाइंड आउट कर लिया और हमने फाइंड आउट कर लिया वर्क डन भी। नाउ फाइनली वी आर नाउ एबल टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ भी और इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस भी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखें जी, मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जो हम वर्क डन करते हैं उसी की वजह से उसमें क्या आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास वर्क डन के, विच इज़ 1/2 fx। अब हमारे पास हुक्स लॉ होता है F = kx। यहाँ से मैं फोर्स की वैल्यू को यहाँ 1/2 f में f की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो मेरे पास kx इसकी मैंने वैल्यू पुट कर ली, जिससे 1/2 kx², ये मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाती है इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ। नाउ इसी चीज़ को अब हम डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस, दैट इज़ हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसके लिए हम यंग्स मॉडुलस जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज़ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय x/L। फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया हमारे पास स्ट्रेस, और x/L यानी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ L, ये हमारे पास आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन की ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इससे मैंने फोर्स की वैल्यू को जो है वो सेपरेट कर लिया, विच इज़ F = AyX/L। अब जैसे हमने ऊपर F की जगह हमने kx पुट किया था, यहाँ पे भी आप F की जगह क्या पुट कर लें, आप F की वैल्यू पुट कर लें। तो देखें AyX डिवाइडेड बाय L, मैंने फोर्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, ये अंदर वाला x और जो आपके पास बाहर वाला x है
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास बन गया जी एक्स स्क्वायर, और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बच गया वाई ए एल, और बाहर एक्स स्क्वायर और साथ वाला 1/2। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/2 वाई ए एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस वाज योर टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हुक्स लॉ विच इज़ 1/2 के एक्स स्क्वायर, और सेकेंड आपके पास है इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस विच इज़ 1/2 वाई ए एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो आई बिलीव कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। मज़ीद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आप लोगों से अब नेक्स्ट किसी टॉपिक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।